अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इस अजनबी नामालूम मुसाफिर के जवाब से मेरे जहन में फ़ौरन सवाल पैदा हुआ था कि वो रेलवे स्टेशन क्यों जाना चाहता था। मेरे जहन ने मौजूदा हालात के तनाजुर में ये जवाब दिया था कि अपने साथियों सदाकत और सरफराज से मिलने। इस जवाब की रोशनी में सदाकत, सरफराज और वो अजनबी मुसाफिर एक ही थैली के चट्टे बट्टे नज़र आते थे। अगर मेरा जहन गलत खतूत पर नहीं सोच रहा था तो फिर हकीकत यही थी कि ये तीनों लाहौर ही से माजिद अली के ताक़ुब में आए थे। उन्होंने ताश के बहाने बड़ी फनकारी से माजिद को अपना दोस्त बनाया। फिर जब ट्रेन उमर फारूक वाले फाटक पर सुस्त हुई तो अजनबी मुसाफिर माजिद को मौत के घाट उतारने के बाद वो जीटी रोड के रास्ते स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। इस थ्योरी के मुताबिक सदाकत और सरफराज ने उस वक्त ट्रेन को खैरबाद कहा होगा जब वो गुजरानवाला के रेलवे स्टेशन से निकलने लगी होगी। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ये मेरे जहन की सोची हुई एक थ्योरी थी जो हक़ाइक़ की कसौटी पर चढ़ने के बाद गलत भी साबित हो सकती थी। लेकिन मैं इस थ्योरी को कसौटी पर चढ़ाने से पहले इसके बारे में मनफी अंदाज में नहीं सोच सकता था। रात को लगभग 9 बजे फोटोग्राफर दिलशाद की वापसी हुई। उसने मेरे हस्ब मंशा हर खाके के 3-3 फोटोग्राफ तैयार कर दिए थे। गोया अब असल को मिलाकर मेरे पास इन 3 अफराद की शनाख्त के लिए 4-4 कापियाँ जमा हो गई थी। मैंने दिलशाद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और वो मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। 13 जनवरी की सुबह मैं इलाका एसपी के दफ्तर जाकर इनसे मिला और इन्हें सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया। एसपी साहब नहायत ही ईमानदार और फर्शनास पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर कहा, सफदर हयात, हालात वाकई बहुत गंभीर और हसास नौइयत के हैं। मैं समझता हूँ माजिद के कातिल की तलाश के लिए तुम्हें 3 महाजों पर लड़ना होगा। यस सर, मैंने इस्बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। आपने मेरी पेश करदा थ्योरी से भी इस बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा। हाँ, बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा लगाया है, वो पुरमाइनी नज़र से मेरी आंखों में देखते हुए बोले। इसीलिए मैंने तुम्हारे ख्यालात से इत्तेफाक करते हुए अपनी राय का इजहार किया है। सर, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? सफदर हयात, तुम एक मेहनती और दयानतदार पुलिस ऑफिसर हो। वो बदस्तूर मेरे चेहरे का जायज़ा लेते हुए बोले, तुमने इस केस में अब तक बड़ी दौड़ धूप की है, लिहाजा मैं तुम्हारा बोझ कम करना चाहता हूँ। मैंने मुतज़ब्ज़ब नज़र से एसपी साहब को देखा और कहा, सर मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ सका। सफदर हयात, तुम इन तस्वीरों के 2 सेट मेरे पास छोड़ जाओ। वो वजाहत करते हुए बोले, मैं ये मामला आला अफसरान के इल्म में लाकर लाहौर और लाला मूसा के महाजों पर इन अफराद के बारे में इंक्वायरी करवाता हूँ। तुम 2 दिन के बाद दोबारा दफ्तर आकर मुझसे मिलना, इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर ही सुनने को मिलेगी। एसपी साहब की बात मेरी समझ में बैठ गई, ताहम ये पूछे बगैर मैं ना रह सका कि सर इन 2 दिनों में मैं क्या करूँगा? तुम एक फ़ाल और ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर हो। उन्होंने एक बार फिर खुलूस दिल से मेरी तारीफ़ की। जाहिर है हाथ पर हाथ रख के खामोश तो नहीं बैठ सकते, इसलिए लम्हाती तवक्कुफ़ करके उन्होंने एक गहरी सांस ली। फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, तुम बाकी की फ़ोटोज़ की मदद से अपने थाने की हुदूद में कातिल या कातिलों की तलाश का काम जारी रखो, खुसूसन जाए वक़ुआ के गिरदो नवा के इलाके की छानबीन अज़ हद ज़रूरी है। वहाँ कातिल के सिलसिले में कोई ठोस सुराग मिल सकता है। ओके सर, मैंने गर्दन को खम करते हुए कहा, मैं आपका हुक्म बजा लाऊंगा। एसपी साहब ने मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मैं इन्हें सलूट करके वापस आ गया। इसी रोज़ वापस थाने पहुंचने पर मैंने एएसआई फिदा हुसैन को अपने पास बुलाया और वो मुझे सलाम करके बैठा तो मैंने कहा, फिदा हुसैन, माजिद मर्डर केस में अब तक जो तफ्तीश हो चुकी है वो तुम्हारे भी इल्म में है। अगर किसी बात से तुम्हें वाकियत ना हो तो बताओ। नहीं जनाब, कोई भी बात मुझसे छुपी हुई नहीं, उसने गहरी संजीदगी से कहा। आप लम्हा लम्हा की सूरत हाल से मुझे आगाह करते रहे हैं। आप हुक्म करें, मामला क्या है? मामला ये है कि मैंने फ़ोटोग्राफ़र की एक सेट उसके सामने रखते हुए कहा, इन 3 अफराद में से कोई एक माजिद का कातिल हो सकता है।
तुम अपनी मर्जी के 2 कांस्टेबलों को अपने साथ रख लो और अपनी अकल के मुताबिक इन अफराद का खोज लगाने की कोशिश करो। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके इसकी आंखों में झांका और इजाफा करते हुए कहा, यूं समझ लो कि आज से इस केस के तफ्तीशी अफसर तुम ही हो। वो मुतशक्किराना लहजे में बोला, मैंने कई थानों में महकमे की खिदमत अंजाम दी हैं, लेकिन आप जैसा थाना इंचार्ज कहीं नहीं देखा। आप अपने अमले के छोटे से छोटे फर्द पर भी बेतहाशा एतमाद करते हैं। फिदा हुसैन, इस कायनात का कारोबार एतबार और एतमाद पर ही चल रहा है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, इंसान खुदा पर अपने एतमाद का इजहार करता है तो खुदा है, वरना कुछ भी पल्ले नहीं रहता। भरोसा न हो तो यकीन कायम नहीं होता, और अगर यकीन कायम न हो तो चीज़ें अपना वजूद खो बैठती हैं, किसी शय की अहमियत बाकी नहीं रहती। जो हकीकत थी वो मैंने बयान कर दी। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और अब तुम भी हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओ। अगर मैंने तुम पर एतमाद करके ये फरीज़ा सौंपा है तुम्हें, तो मेरे एतमाद पर पूरे उतर कर दिखाना है। जी इंशाअल्लाह, वो बड़े जोश से बोला। मैं आपको मायूस नहीं करूँगा मलिक साहब, विश यू गुड लक। इन अल्फाज के साथ मैंने इसे रुखसत कर दिया। आइंदा 2 रोज़ तक मैं भी एसपी साहब के मुताबिक हाथ पर हाथ रख के खामोश नहीं बैठ सका था। अगरचे मैंने फिदा हुसैन को इस केस की तफ्तीश की जिम्मेदारी सौंप दी थी, लेकिन मैं अपने तौर पर भी तगोदो जारी रखे हुए था। ना तो हमारी कोशिशों में कोई कमी थी और ना ही जज्बे में कोई शिकाफ। लेकिन वही बात है कि जो काम नहीं होना होता वो किसी भी तौर होकर नहीं देता। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2 दिन तक स्टार्ट रहने के बाद तफ्तीश की गाड़ी अपनी ही जगह पर खड़ी नजर आ रही थी। हस्बे प्रोग्राम 2 दिन के बाद मैं एसपी साहब से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा तो एक अच्छी खबर मेरी मुंतजिर थी। एसपी साहब ने मुझे मुबारकबाद देते हुए कहा, सफदर हयात मुबारक हो, मैंने तुम्हारे केस की जड़ खोद निकाली है। अब इस जड़ को सुखाकर और कूट पीस कर कुश्ता तुम्हें खुद ही तैयार करना होगा। सर, लगता है आपके पास कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। मैं तुम्हें ज़्यादा सस्पेंस में नहीं डालूंगा, उन्होंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम्हारे लिए खुशखबरी और मुबारकबाद ये है कि तुमने मुझे जिन मशकूक अफराद के फ़ोटोग्राफ्स मुहैया किए थे, मैंने बालाई सतह पर डोरियां हिलाकर उनका सुराग लगा लिया है। ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है सर, मैंने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। वो मुझे तफसील से आगाह करने लगे। मैंने तुम्हारी फराहम करदा तस्वीरों का एक सेट गुजरात और दूसरा लाहौर भिजवाया था। इसके साथ ही मैंने अपने आला अफसरान को तुम्हारी कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश की थी। उन्होंने थोड़ी देर को रुककर एक गहरी सांस ली, फिर इस वजाहत को आगे बढ़ाते हुए कहा, ज़िला गुजरात से लाला मूसा के अंदर तफ्तीश के घोड़े दौड़ाए गए, लेकिन कोई खातिर खा नतीजा बरामद न हो सका। सादा अल्फाज में ये समझ लो कि इन मशकूक अफराद के हवाले से लाला मूसा से कोई मालूमात हासिल न हो सकी। इसका एक मतलब ये भी है कि उन्होंने अपने बारे में गलत बयानी से काम लिया था। वो लाला मूसा से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। मैंने लाला मूसा बड़ी तफसील के साथ देख रखा था। ये गुजरात और खारियाँ के दरमियान वाक़ एक छोटा सा कस्बा था। लाला मूसा की बजाय शोहरत वहाँ की गल्ला मंडी है, जो मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मशहूर है। अगर वो मशकूक अफराद लाला मूसा के रहने वाले नहीं थे, तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि कुराए फाल लाहौर के नाम निकल आया था। मैं इन खतूत पर सोच रहा था कि एसपी साहब ने भी इसी जानिब इशारा कर दिया। सफदर हयात, वो अपने वजाहती बयान को आगे बढ़ाते हुए बोले, गुजरात और लाला मूसा की तरफ से अगरचे कोई हौसला अफजा रिपोर्ट देखने को नहीं मिली थी, लेकिन लाहौर से मौसूल होने वाली खबर ने सारी कोफ्त और मायूसी को धो डाला। वो एक मरतबा फिर खामोश हुए तो मैंने इन्हें टोकना मुनासिब ना समझा और खामोश सवालिया नज़र से इन्हें देखता चला गया। वो दोबारा गोया हुए। मैंने ऊपर के कर घोड़ेशाह और इसके गिरदोनवा के इलाके में तफ्तीश कराई तो पता चला कि इन 3 अफराद का मुख्तलिफ थानों में रिकॉर्ड मौजूद है। तुमने जिस बंदे का नाम सदाकत बताया, वो दर हकीकत रफ़ीक उर्फ फीका है, और सरफराज का असल नाम सलीम उर्फ मोटा सीमा पता चला है, जबकि अजनबी मुसाफिर के टाइटल वाला वो ज़राफ़ा मार का बंदा अयूब है। इनमें से फीका और मोटा सीमा का ताल्लुक़ लाहौर के इलाके मिस्री शाह से है, जबकि अयूब 2 मोरिया पुल के करीब रहता है। वो लोग छोटे मोटे जराइम में कई मरतबा पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं
अय्यूब ने तो 7-8 साल की जेल भी काट रखी है। सर, हमारे लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं, मैंने इज़्तिरारी लहजे में कहा। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरा काम खत्म हो गया सफदर हयात, यहाँ से तुम्हारा काम शुरू होता है, एसपी साहब ने ठोस लहजे में कहा। मैं तुम्हें एक ख़ास लेटर तैयार करवा देता हूँ। तुम मकतूल के चचा असगर अली को अपने साथ लेकर फ़ौरन लाहौर रवाना हो जाओ। असगर अली को तुम मुजरिमों की शनाख्त के लिए अपने साथ ले जाओगे, क्योंकि वो फ़ीका और सीमा से ट्रेन में मुलाकात कर चुका है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाहौर के हेड क्वार्टर पहुँचकर किससे मिलना होगा। इसके बाद की हिदायत तुम्हें वही पुलिस ऑफिसर देगा मैं जिसके पास तुम्हें भेज रहा हूँ। ओके सर, मैं वही करूँगा जो आपका हुक्म होगा, मैंने फर्माबरदारी से कहा और पूछा, सर, क्या मैं इन 3 अफराद को हिरासत में ले सकता हूँ? समझो कि वो तीनों पुलिस की निगरानी में ही हैं, उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। इन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके हवालात में बंद तो नहीं किया गया, लेकिन पुलिस जब चाहेगी इन्हें पकड़ लेगी। ठीक है सर, मैं आज ही लाहौर रवाना हो जाता हूँ, मैंने बड़े अज़्म से कहा। तुम्हें 10 मिनट मज़ीद मेरे ऑफिस में रुकना होगा। मैं 2 लेटर टाइप करवा के तुम्हारे हवाले कर दूँ, फिर तुम जा सकते हो। आइंदा 10 मिनट के अंदर अंदर मज़कूरा लेटर टाइप करके मेरे हवाले कर दिया गया। एसपी साहब ने किसी बड़े पुलिस ऑफिसर लतीफ़ खोसा से मिलने को कहा। लतीफ़ खोसा साहब पुलिस हेड क्वार्टर में होते थे। एसपी के मुताबिक मेरे वाले केस की डोरियां खोसा साहब के हाथ में थीं। मैं थाने वापस आया और असगर अली को फ़ौरन अपने पास बुला लिया। सुबह 3 बजे हमने शेखुपुरा मोड़ से लाहौर जाने वाली बस पकड़ी और इसमें बैठकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। असगर अली भी मेरी तरह खासा पुरजोश नज़र आ रहा था। 3 दिन पहले उसने अपने भतीजे को दफन किया था। ये सुनकर माजिद के कातिल का सुराग लगा लिया गया है, उसके चेहरे पर इत्मीनान की चादर फैल गई थी। रास्ते भर हम माजिद और 3 अफराद के बारे में बातें करते रहे, जिनकी हतमी शनाख्त के लिए मैं असगर अली को अपने साथ गुजरानवाला से लाहौर लेकर जा रहा था। ये एक नहायत ही अहम मिशन था और मैंने मुजरिमों की गिरफ्तारी का भी पूरा बंदोबस्त अपने साथ रखा हुआ था। माजिद अली को मेरे थाने की हुदूद में मौत के घाट उतारा गया था, लिहाजा कातिल को गिरफ्तार करके भी मेरे थाने की हवालात में आना था और मुझे ही इसका चालान तैयार करके अदालत के हवाले करना था। लगभग 4:30 बजे सपहर हम पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। मैंने असगर अली को बाहर बिठाकर लतीफ़ खोसा साहब से एक भरपूर मुलाकात की। उन्होंने मेरे साथ असलम जंजुआ नामी एक पुलिस एहलकार को लगा दिया। असलम जंजुआ पुलिस की गाड़ी में बिठाकर हमें मंजिल मकसूद तक ले गया। जंजुआ साहब हमारे साथ दोस्ताना अंदाज में पेश आ रहे थे, ताहम इनके रवैये में खास नौयत की संजीदगी पाई जाती थी। वो हमें जिस मंजिल पर लाए थे वो लाहौर के शाही किले का अगबी इलाका था। गाड़ी से उतरकर हम एक ऐसे मकान की तरफ बढ़े जो अपनी शक्ल ही से मतरूक और गैर आबाद दिखाई देता था। मज़कूरा मकान के दरवाजे पर एक वज़नी कुफ़्ल पड़ा नज़र आ रहा था। जंजुआ साहब ने जेब से कुफ़्ल की चाबी बरामद करते हुए कहा, इन बदमाशों को हमने कल ही गिरफ्तार कर लिया था और वो इस घर के अंदर बंद हैं। मैं जंजुआ की बात का मतलब तो बखूबी समझ गया था, लेकिन फिर भी पूछ लिया, आप किन बदमाशों की बात कर रहे हैं जंजुआ साहब, जिनकी तलाश में आप और शनाख्त के लिए आपका साथी असगर अली यहाँ पहुँचे हैं? असलम जंजुआ ने गहरी संजीदगी से बताया, वो तीनों इस मकान के एक कमरे में बंद हैं। जब आप लोग तस्दीक कर दोगे कि यही तुम्हारे मतलूबा बंदे हैं तो फिर इन्हें बाकायदा हवालात में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मैंने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया और हम मज़कूरा मकान के अंदर दाखिल हो गए। ये 4 कमरों पर मुश्तमिल था और इसके आसपास दूर दूर तक आबादी के आसार नज़र नहीं आते थे। मकान के अंदर दाखिल होने के बाद ही पता चला कि मुजरिमों की निगरानी के लिए एक मुसल्लह पुलिस एहलकार भी यहाँ मौजूद था। इस एहलकार ने असलम जंजुआ के हुक्म पर इस कमरे का ताला खोला जिसके अंदर तीनों मुजरिम कैद थे। असगर अली का जैसे ही इनसे सामना हुआ, उसने सेकंड के 1000वें हिस्से में फ़ीका को सदाकत के नाम से और असलम मोटा को सरफराज के नाम से पहचान लिया। अलबत्ता अय्यूब के हवाले से उसने लाइल्मी का इजहार किया था। असगर अली पर निगाह पड़ते ही फ़ीका और सलीम मोटा ने जो रिएक्शन दिया था वो इस बात का ठोस सबूत था कि उन्होंने भी असगर अली को फ़ौरन पहचान लिया था।
असगर अली को देखते ही वो बुरी तरह चौंक पड़े थे। इसके बाद के मराहिल बड़ी आसानी से तय हो गए। असलम जजुआ ने इन तीनों को बाकायदा हथकड़ियाँ लगाकर एक तफ्तीशी मरकज़ में पहुँचा दिया। इस नौइयत की तमाम तर हिदायत लतीफ़ साहब ने पहले ही जजुआ को दे रखी थीं। तफ्तीशी मरकज़ में पूरे तमतराक के साथ जब असलम जजुआ ने रफ़ीक और फ़ीका, सलीम उर्फ मोटा और अय्यूब लमढेंग से पूछगछ की तो खासे तसल्ली बख्श नताइज बरामद हुए। असगर अली को देखकर फ़ीका और मोटा जिस तरह चौंके थे वो इनके मुजरिम होने का बड़ा वाज़ेह सबूत था। वो लोग पुलिस की कड़ी तफ्तीश के सामने ज़्यादा देर नहीं ठहर सके थे। इनके एक बयाली बयान से जो बात सामने आई उसका खुलासा ये है, माजिद के कत्ल की मंसूबाबंदी में वो तीनों शरीक ज़रूर थे, लेकिन बदनसीब माजिद को तन्हा अय्यूब ही ने मौत के घाट उतारा था। वाक़यात के मुताबिक माखा नामी और दूध फरोश ने अय्यूब को माजिद अली के कत्ल का काम सौंपा था और एक मोटी रकम भी इस काम के लिए दी थी। अय्यूब को माजिद की सूरत दिखाकर बता दिया गया था कि ये बंदा अपने ख़ानदान के साथ इतने बजे लाहौर स्टेशन से ट्रेन में सवार होगा और कितने बजे वो ट्रेन गुजरानवाला पहुँचेगी। माखा दूध फरोश ने अय्यूब को ख़ास हिदायत की थी कि माजिद को गुजरानवाला की हुदूद में मौत के घाट उतारना है। अय्यूब ने फ़ीका और मोटे को अपनी मोरल सपोर्ट के लिए साथ रख लिया था। इन तीनों में गहरी दोस्ती थी और वो मिल बांट कर खाने के कायल थे। बहुत सारे जुराइम उन्होंने एक साथ मिलकर किए थे। प्रोग्राम के मुताबिक फ़ीका और मोटे ने ताश के खेल का ड्रामा रचाया और बड़ी होशियारी के साथ माजिद से दोस्ती कर ली। अय्यूब भी बहुत जल्द माजिद के साथ घुल मिल गया। माजिद बेचारे को मुतलिक एहसास न हुआ कि वो जिन लोगों से दोस्ती गांठ रहा है वो तो इसे मौत के घाट उतारने के मंसूबाबंदी के साथ ट्रेन पर सवार हुए हैं। जब ट्रेन गुजरानवाला की हुदूद में दाखिल हुई तो इन तीनों ने आंखों ही आंखों में इशारा करके अय्यूब को ग्रीन सिग्नल दे दिया। अय्यूब कोई खूबसूरत बहाना बनाकर माजिद को ट्रेन के दरवाजे तक ले गया। इनकी देखा देखी फ़ीका और मोटा भी इनके पीछे जाकर खड़े हो गए ताकि नाकामी का इम्कान बाकी ना रहे। फिर असगर अली कॉलोनी वाले फाटक पर जैसे ही ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई, अय्यूब ने मैकेनिकी अंदाज में माजिद को धक्का दिया और खुद भी उसके पीछे तारीकी में कूद गया। मौसम की शिद्दत के बायस ट्रेन में बहुत कम मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। वो लोग लगभग 10 मिनट तक दरवाजे में खड़े रहे थे और इस दौरान में कोई मुसाफिर इनकी तरफ नहीं आया था। किसी को इस बात की खबर न हो सकी कि 2 अफराद ट्रेन से उतर चुके हैं। फ़ीका और मोटा इत्मीनान से अपनी सीटों पर आकर बैठ गए थे। माजिद बेचारा सोच भी नहीं सकता था कि उसे अचानक धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाएगा। इससे पहले कि वो संभल कर मौजूदा सूरत हाल पर गौर व फिक्र करने के काबिल होता, अय्यूब बिजली किसी सूरत के साथ उसके सर पर पहुंचा और फिर तेज़ धार खंजर से शहरक काटकर माजिद को मौत के घाट उतार दिया। आले कत्ल को उसने उधर अंधेरे ही में फेंका और जाए वक़ुआ से 9-2-11 हो गया। वो चूँकि इस इलाके से वाकिफ़ नहीं था, लिहाजा उसने फाटक वाले उमर फारूक से जीटी रोड का रास्ता पूछ लिया था। इन तीनों के बीच ये तय हो गया था कि अय्यूब अपना काम निपटाने के बाद सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। फ़ीका और मोटा इसे स्टेशन पर ही मिल जाएंगे। फिर ये तीनों एक साथ लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। ये सब तो ठीक था कि माजिद अली का कातिल गिरफ्त में आ गया था और उसने एक बाले जुर्म भी कर लिया था, लेकिन मेरे जहन में कुछ बातें खटक रही थीं। लिहाजा मैंने अय्यूब लमढेंग उर्फ ज़र्राफ़ा मार का इंसान से सवाल किया, माखा शीर फरोश ने तुम्हें माजिद के कत्ल के लिए कितनी रकम दी थी? 500 रुपये, उसने जवाब दिया। आजकल 500 रुपये में एक वक्त का खाना ही पक सकता है, लेकिन जिस दौर की ये कहानी है, इस ज़माने में 500 रुपये की बड़ी कदर कीमत हुआ करती थी। ये जानने के लिए कि ये खतीर रकम क्यों खर्च की गई, मैंने अय्यूब से पूछा, माखा की मकतूल के साथ क्या दुश्मनी थी? मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ, वो नहीफ सी आवाज़ में बोला। दूसरी पार्टी के मामलात में दखल देना मेरे उसूल के खिलाफ है। एक बार जुर्म के बाद तुम और तुम्हारे सारे उसूल वसूल तो जाएंगे खूब खाते। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सफाकी से कहा, ये बताओ तुम आंखें बंद करके किसी भी पार्टी से काम पकड़ लेते हो या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोला, ये बंद आंखों का खेल नहीं है जनाब। जब तक सामने वाले पर पूरा भरोसा ना हो, मैं आग और पेट्रोल के इस खेल में हाथ नहीं डालता। इसका मतलब है कि तुम्हें माखा शीर फरोश पर मुकम्मल भरोसा था? जी हाँ, बिल्कुल, वो बड़े वसूख से बोला।
मसलन क्या भरोसा था? मैंने पूछा। यही कि मैं इसे अच्छी तरह जानता था। वो अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला, वो कौन है, कहाँ रहता है, और कहीं मुझे फंसाने के लिए तो कोई चाल नहीं चल रहा? ठीक है, मैंने उस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे बताओ, माजिद अली की जिंदगी का सौदा करने वाला माखा कौन है और कहाँ रहता है? इसका असल नाम मुस्तकीम शाह है, अय्यूब ने बताया। किसी ज़माने में वो पहलवानी करता था, फिर बदमाशी और गुंडागर्दी वगैरह में भी उसने कदम रख दिया। आजकल रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहा है। उसने उधर घोड़े शाह में दूध दही की दुकान बना ली है। वो दुकानदारी भी करता है और कोई ऐसा वैसा काम आ जाए तो अपना कमीशन रखकर हम लोगों से करवा लेता है। अगर इसने मुझे 500 रुपये दिए हैं तो यकीनन किसी से ज़्यादा ही वसूल किए होंगे। अय्यूब की सारी बकवास गई जहन्नम में। मेरे लिए इसमें सबसे अहम बात यह थी कि माखा शीर फरोश लाहौर के महल घोड़े शाह का रहने वाला था। ये सारा फितना घोड़े शाह से उठा था, लिहाजा इसका इख्तिताम भी घोड़े शाह ही में होना था। मैंने असलम जंजुआ से कहा, जंजुआ साहब, माखा को फौरी तौर पर शामिल तफ्तीश करना ज़रूरी है। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ, उन्होंने इस बात में सर हिलाया। फिर 1 घंटे के बाद जब माखा शीर फरोश को गिरफ्तार करके इस तफ्तीशी मरकज़ पर लाया गया तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो गया। माखा को जैसे ही पता चला कि पुलिस ने न सिर्फ ये कि अय्यूब को गिरफ्तार कर लिया है बल्कि इसने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया है, तो उसने किसी किस्म की मज़ाहमत का मुजाहिरा करके अपनी हड्डियों का सुमा बनाने के बजाय हक़ाइक़ बयान करने का फ़ैसला किया। मुस्तकीम शाह पहलवान उर्फ माखा शीर फरोश के बयान के मुताबिक इस काम के लिए घोड़े शाही के एक बासी सफदर अली ने इसे 700 रुपये नकद अदा किए थे। इसने 200 अपनी जेब में रखे और 500 के एवज़ ये काम अय्यूब को सौंप दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सफदर अली मकतूल माजिद का होने वाला बल्कि कभी न हो सकने वाला ससुर था। आइंदा 1 घंटे के अंदर वो भी तफ्तीशी मरकज़ में मौजूद था। बुशरा का बाप, वो कोई आदि मुजरिम नहीं था, लिहाजा उसने तफ्तीशी मरकज़ का मदाराना माहौल देखा तो सब कुछ साफ साफ और सच सच बताने का फैसला कर लिया। सफदर अली को इस बात की खबर नहीं थी कि माजिद को कत्ल कर दिया गया था। उसने माखा को 700 रुपये माजिद के हाथ पांव तोड़वाने और हड्डी पसली एक करने के लिए दिए थे और ये हिदायत की थी कि वो माजिद पर यह हमला उस वक्त करें जब वो गुजरानवाला की हुदूद में दाखिल हो चुका हो, ताकि इस जालिमाना कार्रवाई का इल्ज़ाम इस पर ना आ सके। 9 जनवरी को उसके पड़ोस में होने वाले हंगामे के बाइस उसकी बेटी बुशरा की डोली नहीं उठ सकी थी और इस बात का उसके दिल में बहुत ही शदीद गुस्सा था। उसने इसी गुस्से में अंधे होकर इंतकामन माखा को माजिद को माजूर बनाने के लिए ठेका दिया था। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि अगर बुशरा की शादी नहीं हो सकी तो माजिद भी ज़िंदगी भर चरपाई पर लेटकर माजूरी के दिन गुजारे। लेकिन माखा ने इस मामले में कुछ ज़्यादा ही एफिशिएंसी दिखा डाली थी। माजिद अली का कत्ल मेरे थाने की हुदूद में हुआ था और इसका कातिल था अय्यूब। लिहाजा अय्यूब की गिरफ्तारी और इकबाल जुर्म के बाद मेरा काम ख़त्म हो गया था। चालान की तैयारी में लाहौर और गुजरानवाला की पुलिस ने मिलकर काम किया और इस केस से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जुर्म पेशा अफराद जेल की सलाखों के पीछे चले गए। बाज़ औक़ात इंसान की हठधर्मी और गैर हकीकत पसंदी बड़े तबाहकुन नताइज लेकर आती है। सफदर अली के बेटे कादरे ने करमू के साथ जो वाहियात मजाक किया था, गोशी की गवाही की सूरत में उसका बड़ा वाज़ेह सबूत मौजूद था, लेकिन सफदर अली कादरे को हक़ बजानिब समझ रहा था। इस मौके पर अगर सफदर अली और उसकी बीवी सफ़ीना लचक का मुजाहरा करते हुए अपने नाबकार बेटे की गलती को तस्लीम कर लेते तो यकीनन अकबर अली और सलीमा का गुस्सा ठंडा हो जाता और करमू भी कादरे को डांट करके मुतमईन हो जाता। इस तरह थोड़ी बहुत बदमज़गी के बाद बहरहाल माजिद और बुशरा की शादी ज़रूर हो जाती। पहाड़ की बनिस्बत राई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहाड़ तो मीलों दूर से दिखाई दे जाता है, जबकि राई पहलू में भी पड़ी हो तो भी बाज़ औक़ात नज़र नहीं आती। लेकिन जब यही राई पहाड़ की सूरत इख्तियार कर लेती है तो फिर वही होता है जो इस केस में पेश आया।